जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, थैंक यू। बोनजोर्नो। वजूह थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश के वजीर आजम को इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स समिट के लिए आए। तो इस सिलसिले में जो स्पेशल त्रिवेदी साहब, जो एम्बेसडर साहब हैं, त्रिवेदी साहब, दिनेश त्रिपाठी त्रिवेदी साहब, जी हाँ। उनको जो है वो बड़ी टास्क दी गई थी कि मनाएं। तो कल वो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को मिले, आज वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने आ गए हैं। क्या चल रहा है और इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया है, या उन्होंने बना लिया है कि बांग्लादेश का जो वजीर आजम है उसको वो लेके आना चाहते हैं? अगर वो नहीं आते तो क्या इम्प्लीकेशंस हैं, एंड व्हाट डू यू मेक कि वो लेके आ पाएंगे? तो पहले तो मेरी तरफ से मैसेज बंगालियों के लिए यह है, आमी तुम्हार भालोबाशे, यानी आई लव यू। ये बहुत मशहूर डायलॉग है एक फिल्म में, जिसमें राजेश खन्ना ये बात कहते हैं। माई एडवाइस टू तारिक रहमान इज टू गो टू इंडिया फॉर द ब्रिक्स। देखिए, इंग्लिश की एक कहावत है, डू नॉट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो वो अपनी नाक ना काट ले, बिकॉज दिस इंडिया, बांग्लादेश के इंडिया आने या नहीं आने से इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला है एज फार एज द ब्रिक्स समिट इज कंसर्न। ठीक है, ब्रिक्स समिट विल बी सक्सेसफुल इफ पुतिन एंड शी जिनपिंग कम, और अगर वो दोनों नहीं आते या दोनों में से एक नहीं आता तो डाउनग्रेड हो जाएगा। इट विल बी सो द क्रिटिकल एस्पेक्ट, जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है, शी जिनपिंग इज कमिंग, पुतिन इज कमिंग। अभी तो कंफर्मेशंस उनके तरफ से तो नहीं आए, बट दे विल प्रोबेबली कम, बिकॉज पुतिन ने पिछले 2 ब्रिक्स मिस किए थे बिकॉज ऑफ द आईसीसी सैंक्शन, सो ही विल प्रोबेबली वांट टू कम। और ही वांट्स टू सेंड द मैसेज के पिछले चंद हफ्तों में जो डैमेजेस हुए हैं, काफ़ी नुकसान कर रहा है ना यूक्रेन, एक दूसरे पे काफ़ी नुकसान कर रहे हैं वो दोनों कंट्रीज। सो द वॉर हैज एस्केलेटेड, सो ही इज गोइंग टू शो के आई एम स्टिल इन चार्ज वगैरह। तो जहां तक के बांग्लादेश का सवाल है, कि मुझे लगता है कि इंडिया wants to improve relations with Bangladesh, but wants to use Sheikh Hasina as a leverage against Bangladesh. कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ना घुस जाओ, बहुत ज़्यादा चाइना में ना घुस जाओ, अगर तुम घुसोगे तो फिर हम गड़बड़ कर सकते हैं। एंड वी, ये ट्रेलर है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम शेख हसीना को छोड़ दें। कि उसको, कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन कि शेख हसीना हर एक हफ्ता किसी बड़े चैनल पे इंडिया की आए, अर्नब गोस्वामी, इंडिया टुडे, शी कम्स अप देयर एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा बांग्लादेश, उसकी प्रोग्रेस मार खाएगी, वॉट एवर इट इज, डजेंट मैटर व्हाट शी सेज, वो झूठ भी बोले तो भी इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट। अनफॉर्चुनेटली आजकल दुनिया में इतने बेवकूफ लोग हैं कि किसी भी बात पे वो भड़क कर सड़कों पे आके तमाशे करने के लिए लोग तैयार हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने एज ए लेवरेज के तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई विद सम डिनाएबिलिटी। नुकसान जो इंडिया का ये हुआ है कि अभी तक जो डिमांड्स थे कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, वो पेरिफेरल डिमांड्स थे। लेकिन जब दिनेश त्रिवेदी साहब, हु बाय द वे अपेरेंटली बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल सितार बजाते हैं और अमेरिका से पढ़े लिखे हुए हैं, सो ही इज एंड क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन बंगाली कल्चर एंड लिटरेचर। सो थोड़े लोगों ने कहा था कि क्यों फॉरेन सर्विस के बंदे को नहीं भेजे, यू नो, ही इज ए पॉलिटिकल अपॉइंटी, बट अपेरेंटली ही इज अ गुड चॉइस। तो दिनेश त्रिवेदी साहब जब मिलने गए तारिक रहमान से, तो ही ब्रॉट अप द इश्यू ऑफ एक्स्ट्राडिशन। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया। सो अब उसमें ये होगा कि इंडिया एट सम पॉइंट विल हैव टू से यस और नो। मतलब ये इनडेफिनेटली, मतलब अब लोगों को क्या पता कि इंडिया में केसेस 20-20 साल चलते हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिलती, केसेस फाइल करके रखें
उमर खालिद का देखिए आप 6 साल से ज़्यादा हो गया है, उसको ना तो बेल देते हैं, ना उसका केस सेटल होता है, तो आप सारी ज़िंदगी कट जाएँगी इंडिया के कोर्ट्स में, आपको केस जस्टिस मिलेगी नहीं। So they can simply drag this on for वो मरे तक शेख हसीना they can keep saying we are doing our legal process ये वो. But at some point they will have to say yes or no, or at some point Bangladesh will assume कि this is a no. तो ऑलरेडी कुछ चंद महीने हो गए ना ये केस होकर डिमांड करके. बट द प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज के ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया. तो जब जब भी मुलाकात होगी इवेंचुअली तारिक रहमान की नरेंद्र मोदी से, दे विल हैव टू एड्रेस दिस इशू क्योंकि वो एजेंडा पे रहेगा. अनलेस इंडिया बिल्कुल डाउनग्रेड कर देता शेख हसीना से और 1 साल तक कुछ नहीं होता ये वो, देन जो पब्लिक प्रेशर जो है, देखिए बीएनपी वाज ऑलवेज सीन एज एन एंटी इंडिया पार्टी व्हाइल अवामी लीग वाज प्रो इंडिया. लेकिन बीएनपी इज नॉट एज एंटी इंडिया एज जमात इस्लामी. अब क्योंकि अवामी लीग इज नॉट इन द पिक्चर, बीएनपी इज द प्रो इंडिया पार्टी इन बांग्लादेश, या मॉडरेट इंडिया पार्टी है, और जमात इस्लामी इज द एंटी इंडिया पार्टी. तो बीएनपी के ऊपर कॉन्स्टेंटली प्रेशर रहेगा कि इट कंटिन्यू टू शो कि इट इज नॉट सरेंडरिंग टू इंडिया एंड टू मोदी लाइक शेख हसीना ने जैसा किया था. मतलब अवामी लीग ना बन रही हो, ये प्रूव करते रहना पड़ेगा बीएनपी को मुसलसिल, क्योंकि जमात इस्लामी बोलेगी देखो ये बन गए शेख हसीना, द न्यू शेख हसीना, यही कहेंगे ना तारिक रहमान के लिए. तो तारिक रहमान, मैंने जब ये रेवोल्यूशन हुआ था डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने एक्चुअली पॉइंट आउट किया था कि बांग्लादेश कितना इंडिया पे डिपेंडेंट है. देखिए आपने लैंड लॉक्ड कंट्री का नाम सुना है ना, लैंड लॉक्ड कंट्री यानी जिसको सी नहीं होता है, जैसा कि अफगानिस्तान है, सारिस्तान से मंगोलिया है. बांग्लादेश इज ए नियरली इंडिया लॉक्ड कंट्री है. तकरीबन 90% ऑफ बांग्लादेश इज के बॉर्डर इज इंडिया. सो ज्योग्राफी तो आप बदल ही नहीं सकते आपकी. तो यू आर डिपेंडेंट. कल्चरली भी सबसे ज़्यादा करीब जितने भी बांग्लादेश के जो आप कह सकते हैं हेजिंग पार्टनर्स हैं, चाइना को ले लें या पाकिस्तान को ले लें या उसको भी ले लें यूएस को, बट इंडिया से ज़्यादा कल्चरली एफिनिटी किसी और में नहीं है. मतलब दैट इज़ वेरी क्लियर राइट. सो अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम बनता है तो कलकत्ता में they will enjoy it the same in Dhaka वगैरह. So given the geography, given the cultural history, Bangladesh cannot afford to break away from India पूरी तरह से. और डिपेंडेंसी है अभी भी, सप्लाई चेन की भी डिपेंडेंसी है, स्टूडेंट्स की भी आना जाना है. इंडिया के भी कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बांग्लादेश में एंड वाइस वर्सा. मेडिसिन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं लोग. So there are lots of dependencies जो बांग्लादेश cannot easily replace. और वो ऐसी dependencies नहीं है कि वो extremely profitable हो जो China will be eager to replace. समझ रहे ना. तो क्या चाइना बोलेगा ओह इंडिया ने बंद कर दिया चलो हमको लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा. नहीं, ऐसा भी नहीं है. वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा आपको नहीं हो रहा है. प्लस जब छोटे मोटे क्राइसिस होते हैं ना, इंडिया हैज डन ए बेटर जॉब ऑफ बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर फॉर कंट्रीज इन साउथ एशिया देन चाइना. मैं जब श्रीलंका गया था तो श्रीलंका में बहुत बड़ा तूफान आया था अक्टूबर नवंबर में. मैं जनवरी में गया हुआ था. तो एक चर्चा डेफिनेटली चल रही थी कि इंडिया ने कितना हेल्प किया था श्रीलंका को. हालांकि कहते हैं कि श्रीलंका इज आल्सो वेरी मच इन द पॉकेट ऑफ चाइना. जो श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट है ही कम्स फ्रॉम ए मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड, सो देयर इज एन एफिनिटी विद द चाइनीज पार्टी. बट इंडिया डिड ए वेरी गुड जॉब ऑफ बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द उनका जो हरिकेन या टाइफून का जो भी अटैक हुआ था श्रीलंका की, काफ़ी मदद की थी. और मेरे ख्याल से कुछ 100 एम्बुलेंसेस वगैरह भी इंडिया ने तोहफतन दे दिया था जभी का जभी श्रीलंका को. तो इस तरह बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव इन सबको इंडिया हेल्प करते रहता. सो इफ यू आर ए गवर्निंग, अगर आप गवर्न कर रहे हो बांग्लादेश को, यू वांट टू हैव गुड रिलेशंस विथ इंडिया. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ये शेख हसीना को लेकर इनको गड़बड़ कर रही है. आई थिंक इफ इंडिया
ये तो मैं शुरू से कह रहा था कि ये शेख हसीना विल बी ए प्रॉब्लम, इसको कहते। देखिए यूके और यूएस ने, देयर इज अ रीजन व्हाई दे सेड नो टू हर, हालांकि उनका बेटा यहाँ रहता है। सो दे शुड हैव टोल्ड हर कि मैडम आप सिंगापुर जाएं या आप जाएं, सिंगापुर भी नहीं जाएंगे, बांग्लादेशीज बहुत है सिंगापुर में, they wouldn't want that, but they should have sent her to Dubai and वहाँ खुशी से रहती, instead of keeping her in India. But there are some people, I suppose, in India who think we need this leverage over Bangladesh, and वो देखिए जो चीज़ इंडिया कॉन्स्टेंटली डिमांड करता है ना वेस्टर्न और मुल्कों से कि आप हमको एज एन इक्वल ट्रीट करें with respect our sovereignty, India doesn't do the same thing with its neighbors. It does not treat them as their equal. So it wants to have a client-patron relationship कि हम बोलेंगे आप नाचेंगे। अब वो जब नहीं नाच रहा है तो इंडिया से अच्छा आप नहीं नाचोगे, ठीक है हम आपके ऊपर ये कर सकते हैं। और इंडिया ने कई चीज़ें की, बॉर्डर क्लोज कर दिया था, कॉटन का सप्लाईज रोक दिया था, मेडिकल एड वगैरह। तो इंडिया हैड इम्पोज ए लॉट ऑफ सैंक्शंस ऑन बांग्लादेश शेख हसीना के निकालने के बाद। अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते जा रही हैं। और जहाँ तक कि बांग्लादेश का सवाल है, देखिए ब्रिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखें तो ब्रिक्स इज नाउ इवन बिगर देन G7 इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ द ग्लोबल GDP। और वेस्ट का जो निज़ाम है वो धीरे धीरे, मतलब आपके निज़ाम की तरह वो भी कोलैप्स हो रहा है। वेस्टर्न हेजेमोनिक ऑर्डर, लिबरल ऑर्डर खत्म हो रहा है, यू नो। हमारा तो कहते हैं हो गया। आपका तो वो कहते हैं कि हो गया है, अब ये हो रहा है लिबरल ऑर्डर। तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? द अल्टरनेटिव, इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव, वुड बी ब्रिक्स ना। तो बांग्लादेश के लिए इट इज अ चांस टू गेट इन एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर तारिक रहमान मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको 3-4 प्रायोरिटीज ये देता कि वन प्रायोरिटी दे शुड डू इज जॉइन द मक्का डिफेंस अग्रीमेंट, उसके लिए लॉबी करें। उसको बांग्लादेश को क्या उससे मिलेगा? बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ द नेवी ना, नेवी का जो सऊदी अरेबिया ने बनाया, इट इज पार्ट ऑफ दैट, तो उनको टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उनको चाहिए तो ना। आपको नहीं लगता कि इंडियंस कहेंगे पाकिस्तान हमें एनसर्कल कर रहा है? वो तो कहीं है, आईएसआई तो वो कह ही रही थी, वो भी बेचारा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, शेख हसीना के बेटे वाजिद, वो भी तो यही कह रहा था कि ही वाज सेइंग कि आईएसआई इज ऑल ओवर बांग्लादेश। ये वो ऐसा बात कर रहा था जैसा कि बांग्लादेश हैज बिकम लाइक अफगानिस्तान अंडर द जब अल-कायदा वाज देयर, उस तरह की बातें। बट आई थिंक बांग्लादेश कैन ब्रिक्स के लिए अप्लाई करना चाहिए बांग्लादेश को। आई डोंट नो व्हाट इट्स स्टेटस इज फॉर इट्स एप्लीकेशन इन ब्रिक्स। So Bangladesh should try to become part of BRICS, part of SCO, part of also the Mecca Defense Accord, because उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जनरेट हो जाएंगे। देखिए आपको पता है दुनिया में चाइना सिर्फ 2 मुल्कों को वेपन्स बेचता है। जो 80% एक्सपोर्ट्स है वेपन्स के चाइना के, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को जाते हैं। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एंड बांग्लादेश द सेकंड। तो ऑलरेडी आप you are in the same weapons ecosystem with China. So there is वहाँ पे synergies हैं। So I think कि बांग्लादेश should, तारिक रहमान should go to India, वहाँ जाएं, bilateral करें शी जिनपिंग से, और try to do a bilateral with Putin। जो सारे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह जो है बांग्लादेश के, वो रशिया से आते हैं। So he should focus on elevating his own stature। भाई कुछ करें वहाँ जाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें डिमांड करें कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें। सो दैट आई वुड रिकमेंड दैट ही डज दैट। और वहाँ पे और दूसरे भी मुल्क आएंगे, ब्रिक्स के छोटे मुल्क भी आएंगे, ब्राज़ील भी आएगा, साउथ अफ्रीका भी रहेंगे। तो उनके साथ भी मिलके दे कैन डू समथिंग, यू नो। बिल्कुल, ऑब्वियसली दे कैन डू समथिंग। और बट लेट्स सी, देखना तो ये है कि अगर वो नहीं आते तो और वो अगर ये
हसीना वाजद ने ये जो बात की थी कि मैं दिसंबर में आऊंगी, लगता है ये भी उनको कही गई होगी कि आप ये करें, और प्रेशर भी डलवा रहे हैं। तो डिमांड मतलब तो उनके वो भी है कि अवामी लीग का जो बैन है उसको ख़त्म करे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है खलील उर रहमान, उनसे किसी ने पूछा थे कि इज़ ही गोइंग टू ब्रिक्स? मैंने एक्चुअली क्लिप देखा। सो इन दैट ही सेज कि वी हैव नॉट मेड एनी डिसीजन। सो वो भी दे आर प्लेइंग कॉय, यू नो। देखिए, अगर इंडिया विथड्रॉ करता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इफ इंडिया विथड्रॉज द पोजीशन तो वो मेरे ख्याल से दे विल कीप इट इन सस्पेंस और लास्ट मिनट पे वो यस कह के आ जाएंगे। दैट इज माय एस्टिमेट। इफ दे डोंट डू दैट देन दे आर स्टूपिड। इट वुड बी अ स्टूपिड डिसीजन। देखिए, और कोई नहीं बुलाने वाला ब्रिक्स में बांग्लादेश को। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने नहीं बुलाया, ब्राजील ने नहीं बुलाया जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है इंडिया जो है ना वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे महसूस करवाता है पार्टनर्स को जैसे वो बड़ा एहसान कर रहा है उनके ऊपर? मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अफ्रीका को G20 में ले आए, अच्छा लो जी हमने तुम्हें पार्टनर बना दिया, तो अब वो जिसे हमारे कहते हैं ना एक हमेशा अगले को टू मेक समवन फील कि भाई देखो तुम जो हो हमारी वजह से हो, तो वो ये जो ग्लोबल साउथ के प्लेयर और बड़ा एक्टर का ये जो कर रहे हैं, डोंट यू थिंक समटाइम जो ममालिक हैं दे बिलीव कि दे आर ओवर प्लेइंग इट? और दूसरी बात यह है कि अपनी तो पोजीशन अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज हुई है, और हमें घर में जो है खित्ते के अंदर हमारे हमें कह रहे हैं हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, हम तुम्हें ऑयल बंद कर देंगे, डीजल बंद कर देंगे। अफ्रीका को G20 में इंक्लूड करने में सबसे ज़्यादा हाथ जो बाइडेन का था और चाइना का भी हाथ इट वाज इम्पोर्टेंट। इंडिया के पास जब G20 का समिट हुआ, दैट इज व्हेन इंडिया फॉर्मली उनको इनवाइट किया। व्हाट इंडिया डिड वेल वाज टू टेक द क्रेडिट फॉर इट। लाइक अमेरिका के लिए इट्स नॉट अ क्रेडिट टू से वी ब्रॉट अफ्रीका इनटू G20, लाइक कौन सा बड़ा अचीवमेंट है वो, राइट? सो बट आई रिमेंबर, क्योंकि हमारे जो सेनेटर हैं डेलावेयर के, क्रिस कून्स, ही इज द अफ्रीका गाय। और जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ही कंट्रोल ऑल द फॉरेन एड टू अफ्रीका विच इज अबाउट $60 बिलियन जो अमेरिका देता है अफ्रीका को। तो उनसे मेरे काफ़ी लंबी तवील बात। ही सेड वी हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड मुक्तदर टू डू दिस, टू ब्रिंग देम इन, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये था कि साउथ अफ्रीका वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द G20 और साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी इज नॉट इन द टॉप 20। तो वो गिर गई। फॉर एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर बिगर इकोनॉमीज, लाइक आई थिंक स्पेन इज नॉट इन द G20। स्पेन साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी इकोनॉमी है और G20 का मकसद था इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट अ जियोपॉलिटिकल चीज, राइट? के जो तो बेसिकली दुनिया की बड़ी 20-21 इकोनॉमीज को लाकर दे वांटेड टू मेक ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजंस एंड फोर्स एवरीबडी एल्स टू एक्सेप्ट इट। क्योंकि यूएन में ये चीज़ करें तो फिर सबके बराबर वोट होते हैं, जनरल असेंबली में इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स डन। तो बट द पॉइंट इज कि आपकी बात सही है। मैंने एक दो बार, खास तौर से एक बार, आई आई वाज इन ए रूम वेयर एक साउथ एशियन मुल्क का वेरी प्रोमिनेंट पर्सन वाज टॉकिंग टू द मिनिस्टर ऑफ और आई विटनेस द बुलिंग। थोड़ी बुलिंग मैंने देखी है। आप इंडिया की जो बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर सेल्स की जो बुलिंग होती है हाँ। हमें भी देख ले, हमें भी, हम जो है ना देख ले, हमें भी वो चीजों मेरे का ख्याल पता से हो। आई नीड टू गेट अ न्यू फोन। खमर साहब, आपने मेरा फोन बंद कर दिया। अब हमें नहीं। पता है क्या कौन सा मुल्क किसको क्या करता है, हम इनसाइडर हैं बीच सिस्टम के। हाँ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ साउथ एशिया के सारे लोग बुलिंग की बात करते हैं। अगर आप जाके देखें तो एक आर्टिकल छपा था रिटन बाय वन बांग्लादेशी, वन श्रीलंकन एंड वन पाकिस्तानी स्कॉलर्स। तीनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था एक 1.5-2 साल पहले अबाउट इंडियाज रोल इन साउथ एशिया। आपने देखा था हैप्पीमॉन जेकब ने भी एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में कि साउथ एशिया मर गया। ही टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ साउथ साउथ एशिया। एंड ऑफ साउथ एशिया कहकर, याद है? सो एंड ऑफ साउथ एशिया, मैंने ये मुद्दा 2-3 बार उठाया है ऑन माय लास्ट ट्रिप, इवन इन दिल्ली एज वेल एज इन श्रीलंका। तो श्रीलंकन्स की जो पोजीशन थी, दे आर वेरी
मतलब उनको बहुत तकलीफ है कि साउथ एशिया सार्क जो है वो कमज़ोर हो गया है। इनफैक्ट सार्क की यूनिवर्सिटी भी उतनी अहमियत नहीं रही, शायद इंडिया इज कटिंग इट्स फंडिंग ए लिटिल बिट ऑन सार्क यूनिवर्सिटी। जब इंडिया से बात करते हैं कि कहते हैं कि भाई सार्क का पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है, सार्क में आके फिर इंडिया की शिकायतें करते रहता है कॉन्स्टेंटली, तो व्हाई शुड वी प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पाकिस्तान विल इंडल्ज इन इंडिया बैशिंग? तो हमारे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ खर्च कर रहे हैं, डिप्लोमैटिक एंड अदर्स टू बिल्ड अ प्लेटफ़ॉर्म व्हिच पाकिस्तान देन यूजेस टू बैश इंडिया। सो वी डिसाइडेड कि देखिए वो बिम्स्टेक जो क्रिएट हो रहा है, इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन बिम्स्टेक इज़ मतलब साउथ एशिया का बाउंड्री वो निकाल रहे हैं आपको, एंड साउथ एशिया की बाउंड्री इज़ इंडिया एंड द ईस्ट। तो बांग्लादेश, म्यांमार की तरफ जा रहे हैं। अब म्यांमार के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। So BIMSTEC is that way of substituting to SARC without Pakistan. Or talking about BIMSTEC, Tariq Rahman is the president of BIMSTEC ना इस ईयर। तो इंडिया के जो ऑफिशियल इनविटेशन है इनको जो आया है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, इट इज ऑल्सो बिकॉज ही इज चेयर ऑफ बिम्स्टेक। तो वो इंडिया टेक्निकली, अगर आप इंडिया से पूछे कि आपने क्यों बुलाया तारिक रहमान को, तो दे विल से इट्स नॉट जस्ट बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव रिलेशंस विद बांग्लादेश, इट इज आल्सो बिकॉज वी वांट, ही इज द चेयरमैन ऑफ बिम्स्टेक। तो इंडिया बिम्स्टेक को अहमियत दे रही है। इन दैट सेंस यू कैन से इज ब्रिंगिंग बिम्स्टेक टू ब्रिक्स। देखिए जब आप सी फेवर्स जब आप करते हैं ना किसी मुल्क को, तो एक यू हैव अ डबल बाइंड होता है, राइट? एक तो एक यू वांट दैट कंट्रीज पीपल टू नो कि यू हैव डन फेवर टू देम, तो इसलिए आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता है। और पॉलिटिशियंस को लाइक अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई मुल्क ने सीक्रेटली मदद कर दी, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर गवर्नमेंट बदल गई तो क्या करोगे आप? योर स्ट्रेटेजिक एलीट हैज टू नो दैट ना, द एलीट हैज टू नो दैट। जी, इंडिया के स्टेक्स मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया में बहुत हाई हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात वो ठीक रखना नहीं चाहते, और बाकी मुल्कों के अंदर वो अपनी मर्जी के लीडर चाहते हैं। तो द पॉइंट हियर इट इज कि क्या इंडिया को ये अपनी अप्रोच चेंज नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे बांग्लादेश के अंदर? और जिस तरह वो एक ट्रेडिशनल लेंस से बांग्लादेश को देख रहे हैं कि हसीना ही होगी तो हमारा इंटरेस्ट प्रमोट होगा, आपको नहीं लगता कि इंडिया को इस लेंस से सोचना होगा? क्योंकि देखिए, मैं तो फ्री मशवरा दे रहा हूँ आपके सामने अब, ठीक है? मतलब, और ये हमारी तरफ से तो नहीं आना चाहिए। हम तो कहेंगे इंडिया गलतियां करे बार-बार, इंडिया ने गलती की है बांग्लादेश में, तो आज वो हमारे साथ है ना। तो आपको नहीं लगता कि उनके इतने हाई स्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी वो माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एंड दे बिलीव कि हमें अपनी मर्जी का बंदा चाहिए? मतलब है साउथ एशिया में, और ख्वाब अमेरिका वाले देखते हैं, सो प्लानिंग द सोच। थिंग इज के आप नेहरू की वो स्पीच पढ़ें, ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो नेहरू ने दी थी इंडिपेंडेंस होने पर। तो मैंने उसको कई बार पढ़ी है, बट जब लास्ट टाइम जब पढ़ी, आई रेड इट, इससे पहले आई टू रीड लाइक एन इंडियन लिविंग इन इंडिया। जब मैंने उसको एज ए फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर स्टूडेंट पढ़ा उसको, आई रियलाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया इज परहैप्स the only country which, if before its birth, assumed it will be a great power and should be a great power. अमेरिका ये ख्वाब तो मनरो डॉक्ट्रिन से पहले कभी देखा ही नहीं था, ठीक है? इंडिया जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फाउंडिंग फादर्स जेफरसन को, वॉशिंगटन को, बेन फ्रैंकलिन वगैरह को पढ़ें, देयर वाज नो विजन दैट वी आर गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। सो दे वर नॉट, इन फैक्ट दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एंगेजिंग द वर्ल्ड। आइसोलेशनिस्ट था जेफरसन बहुत बड़ा, but Nehru was very clear that we will find our seat on the table of the world politics. India will take its position. So ये is a very important part of the Indian thinking कि इंडिया समझता है कि इंडिया का हक है कि it be an important power in world politics and it is eventually going to take that position. नेहरू थॉट के फ्यूचर में आएगा, मोदी समझते हैं कि ऑलरेडी आ गया। So India is, it's like saying कि आप, इट्स लाइक सेइंग कि आपको साइड एक्टर का रोल मिला किसी मूवी में, बट यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर द हीरो ऑफ द मूवी, राइट?
That is what is happening with India. India is not a major world power at the moment, but it's trying to pretend कि I am a major power. और वो that is the problem that is running in South Asia में. It wants to act like a hegemon of the South Asia, लेकिन चाइना घुसा हुआ है and is giving countries alternatives. देखिए अगर चाइना वाज नॉट इंटरेस्टेड इन साउथ एशिया तो सबको लाइन में आना पड़ता था. जो भी इंडिया कह रहा था दे वुड हैव हैड टू लिसन. मालदीव्स को तो पानी भी नहीं मिलेगा. लिटरली कह रहा हूँ मैं, पीने का पानी नहीं मिलेगा मालदीव्स को. अगर इंडिया उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे या उसके ऊपर कुछ उसको ब्लॉक कर दे तो उनके सारे नियरली 50% ऑफ मालदीव्स के लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए. वो मर जाएंगे बीमारियों से. So countries like this are dependent. India अभी भी controls everything that goes into Nepal. जब वो ट्रेन का कनेक्शन बनेगा तो बनेगा. अभी वो बहुत ही डेंजरस है. $500 million का इन्वेस्टमेंट है इनटू चाइना. बट अंटिल देन इंडिया अगर डीजल सप्लाई छोड़ दिया उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगा. आप जाके देखें कि शेख हसीना का प्रॉब्लम होने के बावजूद इंडिया ने मतलब आफ्टर शेख हसीना वाज रिमूव्ड India subsidized oil to Bangladesh. ये recent crisis में मैं जंग के बात कह रहा हूँ. ये 2026 की बात है that India sold diesel to Bangladesh. So Bangladesh वगैरह. So India says हम इतना कर रहे हैं आपको $1 billion का क्रेडिट दे रहे हैं कुछ $6 billion का वगैरह वगैरह. And so we have the right. जैसा अमेरिका बिहेव करता है that is how India wants to behave in South Asia. It is not able to do that because China आके investments, Belt and Road initiatives वगैरह वगैरह कर देता. आपके पास तो खैर 2 सुपर पावर्स की आपको मदद है, चाइना की और अमेरिका की. The rest are all being saved by China. तो उनको जो नाराजगी देखिए, none of these countries complain कि America is bullying them because they accept American bullying and they are not accepting Indian bullying. That is India's problem. एंड इंडिया के पास उतने पैसे नहीं है कि वो खरीद सके इनको पूरी तरह से मुल्कों को. और उतना भी लेवरेज नहीं है कि इंस्टेंटली उनकी जिंदगी खराब कर दे. सो इट्स ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस फॉर इंडिया. दैट इज व्हाई which means कि there is a mismatch between India's attitude and India's capabilities. इसलिए इंडिया के ताल्लुकात are such bad with every neighbor ना. So and I think कि उसका प्रिंसिपल रीजन है कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी is determined to a great extent by Indo-Pak dynamics and Indo-China dynamics. अगर आप वो दोनों चीज़ों को निकाल के खाली bilateral करे, then India should have much better relations than it has. और मुझे लगता है कि जो छोटे मुल्क है वो भी थोड़ी बदमाशियां करते हैं बिकॉज उनको हेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई. जब मैं कोलंबो में फिर रहा था तो एक मुसलमान ऑटो रिक्शे में घुस गया. मैं बैठ लिया. ट्रैफिक इतनी थी तो मैं अपनी गाड़ी कार छोड़ के एक ऑटो रिक्शा ले लिया. सारे अंग्रेजी बोलते हैं वैसे कोलंबो में. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू कि a lot of कोलंबो के मुस्लिम्स आर मले, नॉट इंडियन. इंडियन भी है, मले मुस्लिम भी है. तो वो ऑटो रिक्शा वाला मुझे बोला मैं आपको जरा लंबा लेके जाऊंगा बट वी विल गेट देयर इन टाइम. आई वाज गोइंग टू कोलंबो यूनिवर्सिटी. सो ही सेज, और फिर रास्ते में दिस इज इंडियाज, दिस इज चाइनाज, दिस इज इंडियाज, दिस इज चाइना. एक बड़ी होटल है वहां पे आईटीसी, कुछ बड़ी शानदार वंडरफुल प्लेस. दिस इज इंडिया मेड दिस. फिर वहां पे एक नया शहर बन रहा है, चाइना मेड दिस. अरे इट इज लाइक थिंक बोथ कंट्रीज आर कॉलोनाइजिंग कोलंबो, बट उनको फायदे भी हो रहे हैं ना. ये सारी रिसोर्सेस, ये दो कंपटीशन को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है श्रीलंका बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग. इंडिया एयरपोर्ट बना रहा है, चाइना सी पोर्ट बना रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट. हाईवेज इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट्स इंडिया से आ रहे हैं, चाइना की तरफ से नए मतलब सी पोर्ट्स बन रहे हैं, हार्बर्स. सो छोटे मुल्क आर ट्राइंग टू ऑल्सो, दे थिंक दे कैन आउटस्मार्ट द बिग गाइज एंड टेक एडवांटेज ऑफ इट. तो दे हैव टू पे सम प्राइस कि भाई आप मेरे घर पे रोज आके खाना खाओगे तो सलाम तो झुक के करना पड़ेगा ना. बिल्कुल. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे. अगर वो आपकी बात तो सही है, अगर वो ब्रिक्स में आ जाए तो उनकी चांदी हो जाएगी, उनको रेलेवेंस मिल जाएगी.
पर देखता ये है कि क्या करते हैं तारिक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। टेक केयर, बाय।